हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित है। गुप्त वंश ने शासन किया था कब से कब तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 319 से लेकर 500 ईस्वी के मध्य। 4 अश्वमेघों का संपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवर्तन प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन होगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है किस शासक का? जहांगीर का। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित कौन हुआ था? गुप्त राजवंश। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की थी वो कौन था? स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था किस स्तंभ लेख से? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन होगा, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो क्या थे? हुन आक्रमण, पतन कारण जब था हुन आक्रमण, शासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य आदि उत्तराधिकारी का भी होना गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था। शक विजेता के रूप में किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था किसको? पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को। किसको पराजित किया था? रुद्र सिंह तृतीय को। अगला देखते हैं, रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन संचालित होता था, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन संचालित होता वो कौन था? ताम्रलिप्ति। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया है। इसी कारण उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बना रखे थे। अगला क्वेश्चन होगा, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इसमें सभी कथन सत्य है। सभी कथन जो है सत्य है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते थे। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र किसके उत्पादन से संबंधित है? वस्त्र के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए किसको जाना जाता है? सुश्रुत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य, जो आयुर्वेद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सभी कथन सत्य है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये सही है सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था कौन था? छपनक। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा उस समय कौन था? दिनार। गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम।
गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। गुप्त संवत की राजधानी, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। 319 और 20 मिलता है, दोनों मिलता है। अशोक जो था, इनका उपनाम क्या था? प्रियदर्शनी। समुद्रगुप्त का उपनाम पराक्रमांक। इन्होंने उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन का महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस काल की? तो गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किसने दिया था? यही वंश ने दिया था, गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, वह है गुप्त वंश। ठीक है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6ठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। किसको? ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विद कमागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। तोरमान था। तोरमान क्या था? हुन वंश का एक शासक था। हुन शासक मिहिरगोल को पराजित किसने किया था? बालादित्य एवं यशोवर्मन ने पराजित किया था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त, इसमें जो मिलती है मुद्रा राक्षस में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर विसंधियों के बारे में जानकारी मिलती है। सत्य कथन क्या है? इसमें सभी सही सत्य कथन है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज के खेल का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो यहाँ भारत में। ठीक है, भारत से ही शतरंज खेल का उद्भव हुआ है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसमें जानकारी जो मिलती है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा की जानकारी मिलती है। प्राचीन शाक्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? इसका सही आंसर है कपिल का। प्राचीन शाक्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान कपिल का है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय संबंधित सभी सत्य कथन है। सांख्य की मान्यता है कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है और न कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है, इसमें कौन जो नहीं है? और स्मृति नहीं है। अष्टांग योग का जो इसमें संबंध है वह है प्रत्याहार से, ध्यान से और धारणा से। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समय में थे? यह है पुष्यमित्र शुंग के समय में थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? गंगेश। जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो चार्वाकों की है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। अगला क्वेश्चन होगा, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता जैमिनी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से है। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत है, वेद शाश्वत है, किसमें संबंधित है? मीमांसा में। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक तथा सांख्य और योग युगों में से वह एक जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, वो कौन है? लोकायत एवं कपालिक। अगला क्वेश्चन होगा, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। शंकराचार्य
अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? अभिनव गुप्त का। सुमिलित करना है। विक्रम संवत जो है कब शुरू हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 320 ईस्वी में और कलिश संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। ये सभी कथन सत्य हैं। विक्रम संवत शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व काल में हुआ था। शक संवत शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त काल की शुरुआत 319 ईस्वी में से आरंभ हुआ था। कहीं 320 भी मिलता है और 319 भी मिलता है। भारत में मुसलमान शासन का युग कब से शुरू हुआ था? 1192 से शुरू हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितना वर्ष होगा? 601 या 600 ईस्वी। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। ठीक है, इसका तुल्य वर्ष कितना होगा? 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान था, कहाँ था? प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कनौज। हरिसेन, कलहन एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है वो कौन सा है? कलहन। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कनौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कहाँ की थी? कनौज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ? कनौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था वो कौन था? प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि बाण निवासी था, पृथ्वीकुटा या औरंगाबाद का था। ठीक है, उस समय पृथ्वीकुटा औरंगाबाद के पुराना नाम था। ह्वेनसांग भारत आया था किसके शासनकाल में? सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री इवान यानी ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इसके संदर्भ में सही कथन है। इसमें सभी कथन सत्य है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, उस समय अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता का अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को 9 घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये सही है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? उनकी पुस्तक जो है सीयू की रचना। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वो कौन था? ह्वेनसांग। चीनी यात्री इनसिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? लगभग 671 या 72 ईस्वी के आसपास में इन्होंने बिहार का भ्रमण किया था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं किस नाम से? यून तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। नालंदा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कनौज। कथन है कारण है? कथन जो है सही है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना के प्रमुख विशेषता थी। ये सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित वर्ग कृषि वर्ग में अस्तित्व में आता है। ये भी सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ठीक है। भारतीय इतिहास के अंदर में सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व कौन कौन है? इसमें सभी अनिवार्य तत्व हैं। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना।
अगला जो सत्य कथन है, तीर्थ यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। ये भी सही है। चीनी यात्री हुएनसांग जो था हर्षवर्धन से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और हुएनसांग जो था हर्षवर्धन के समय में आया था भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो हुआ था केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। कौन कौन है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी। इन्होंने 4 मठों का स्थापना किया था। अगला जो है सुमिलित करना है। रवि कीर्ति किस शासक संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। भवभूति जो है कनौज के यशोवर्मन से संबंधित है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। दंडी जो है नरसिंह वर्मन से संबंधित है। ये सब दरबारी कवि थे। अगला मिलान करना है सुमिलित दरबारी कवि और राजा। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन समुद्रगुप्त। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में रहते थे। सम्मिलित करना है। भोज जो था धार से संबंधित है। दुर्गावती गोंडवाना समुद्रगुप्त प्रांतीय से विदिशा संबंधित है और अशोक उज्जैन से। थैंक यू दोस्तों, अब समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।